नमस्कार। मैं यशवंतराव कौशल, अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ, व्यवसाय टर्नर के सैद्धांतिक विषय पाठ चर्चा में अंकित हीट ट्रीटमेंट की सेटिंग के बारे में हम आज आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। परिचय। ऊष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु को गर्म या ठंडा करके उसके अंदर की बनावट तथा यांत्रिक गुणों को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। धातु के गुण धातु की संरचना पर अधिक निर्भर करती है। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा ये उपचार होता है जैसे किसी जाब को जैसे हमको मशीनिंग करना हो और जाब अगर हार्ड रहता है तो उसको हम मशीनिंग के अनुसार मुलायम करने के विधि को हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, धातु में कठोरता को बढ़ा देता है। ये नंबर 1 है। जब हम किसी जाब को ऑपरेशन करते हैं तो ये उसकी कठोरता को बढ़ा देता है। ये इससे लाभ होता है। धातु को नरम कर सकते हैं। नंबर 2, धातु को नरम कर सकते हैं। जो हमारा मेटल होता है, अगर हम देखते हैं कि हमारा जाब बहुत हार्ड है तो उसको हम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उसको हम अपनी मशीनिंग के अनुसार उसको हम हीट ट्रीटमेंट के सहारे हम उसको नरम कर सकते हैं। नंबर 3, धातु की संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। धातु की संरचना उसमें परिवर्तन कर सकते हैं तथा इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ यांत्रिक गुणों को सुधारा जा सकता है। इसके द्वारा हम टेंसाइल स्ट्रेंथ आंतरिक गुणों को सुधारा जा सकता है। जो धातु की संरचना के अनुसार हम इसको हीट ट्रीटमेंट की सहायता से स्ट्रेंथ व आंतरिक गुणों को सुधार कर लेते हैं। नंबर 4 होता है धातु के भौतिक गुण भी बदल सकते हैं। धातु के हम अगर हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम भौतिक गुण को भी बदल सकते हैं। नंबर 5 आपका आता है धातु को मशीनिंग करने योग्य बनाया जा सकता है। जो हमारा मेटल होता है, धातु होता है, अगर हार्ड होता है तो हम कटिंग टूल के हिसाब से अगर ये लगता है कि हमारा मेटल हार्ड है तो उसको हम मशीनिंग योग्य बना करके हीट ट्रीटमेंट के द्वारा बना सकते हैं। नंबर 6, कठोर धातु में भंगुरता कम करके उसमें टफनेस ला सकते हैं। मेटल में भंगुरता को हम चाहें तो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा भंगुरता कम करके और उसकी टफनेस ला सकते हैं, जिससे हमको मशीनिंग करने में सुविधा होती है। नंबर 7 होता है आपका धातु पर गर्म या ठंडी दशा में कार्य करने पर उसकी संरचना में आए विकारों को ऊष्मा उपचार द्वारा किया जा सकता है। जो हमारा मेटल होता है, गर्म हो या ठंडा, उसको हम कार्य करने की संरचना में जो भी उसमें होती है उसको हम सही करके ऊष्मा उपचार के द्वारा दूर किया जा सकता है, मशीनिंग करने योग्य बनाया जा सकता है। धातु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। सभी प्रकार के धातुएं कणों का समूह होती है। कणों का आकार और प्रकार को धातु की संरचना कहते हैं। सभी प्रकार की ये धातुएं कणों का समूह होती है। सभी कणों का समूह बना करके मेटल के हिसाब से, तब इसका कणों का आकार और प्रकार की धातु संरचना, इसे हम धातु की संरचना कहते हैं। उसमें उपचार के द्वारा मुख्यतः स्टील में अंदरूनी बनावट में परिवर्तन लाते हैं और इसके बाद स्टील के अंदर बनावट में परिवर्तन लाते हैं। लौह धातु की संरचना कई प्रकार के होते हैं तथा कार्बन की मात्रा और रूप पर निर्भर करते हैं। जो हमारा स्टील होता है, जो हमारा मेटल होता है, उसको अंदरूनी में हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम उसका परिवर्तन करके और उसके कई प्रकार के कार्बन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जो कार्बन की मात्रा होता है उसी के हिसाब से हम इसको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा स्ट्रक्चर मेटल को बनाते हैं।
और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो स्टील मुलायम, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो स्टील मुलायम, कमज़ोर तथा तन्य होगी। जब हमारा हीट ट्रीटमेंट के द्वारा जब स्ट्रक्चर ये बदलते हैं तो हीट गर्म होता है, गर्म के हिसाब से धीरे धीरे जब वो ठंडा होता है तब हमारा मेटल मुलायम और कमज़ोर, ये ठंडा हो जाता है तो मुलायम, कमज़ोर तथा तन्य होगी। यदि स्टील को निर्धारित तापक्रम पर गर्म किया जाए तथा फिर उसे तेज़ी से ठंडा किया जाए तो स्टील कठोर हो जाती है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर हम किसी मेटल को तापक्रम पर अगर हम गर्म करके और उसको तेज़ी से ठंडा करते हैं, किसी हवा के द्वारा, किसी तेल के द्वारा या ऑयलिंग के द्वारा अगर हम तेज़ी से उसको ठंडा कर देते हैं तो वो क्या होती है कि वो जाब हमारा हार्ड हो जाता है। स्टील की संरचना के घटक। स्टील की संरचना विभिन्न संघटकों पर निर्भर करता है, जिसमें कुछ मुख्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे पैराइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट, पियरलाइट। तो पैराइट क्या होता है? यह लगभग लोहे का शुद्ध रूप होता है। पियरलाइट जो हमारा होता है वो मेटल का ये शुद्ध लोहा होता है। यह संरचना बहुत नरम व एक डक्टाइल होता है। ये पैराइट है, ये लगभग लोहे का शुद्ध रूप है और यह संरचना बहुत नरम होता है, डक्टाइल भी होता है ये, और इसे ठंडा करने से हार्ड नहीं किया जा सकता है। इसमें चुंबक के गुण अधिक होते हैं। अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो यह हार्ड नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें चुंबक मैग्नेट का गुण होता है। नंबर 2, सीमेंटाइट। यह फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। नंबर 3, ऑस्टेनाइट। जब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान में गर्म किया जाता है तो स्टील की संरचना पूरी तरह से आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। जब स्टील को हम अपर क्रिटिकल पर जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो इसकी संरचना जो है आंतरिक संरचना परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार जो बनावट बनती है उसे ऑस्टेनाइट कहते हैं और जो हमारा ये परिवर्तन होता है उसी को हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर पर स्टील और चुंबकी हो जाता है और जब ये स्ट्रक्चर तैयार होता है तो इस पर चुंबकी हो जाता है। इसके बाद आता है पियरलाइट। यह फेराइड और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। इसमें 88% फेराइट और 12% सीमेंटाइट होता है। यह संरचना बहुत ही मजबूत होती है। पियरलाइट में आप देखेंगे कि 88% फेराइट रहता है और 12% सीमेंटाइट होता है और उसकी संरचना जो होती है बहुत मजबूत होती है। हीटिंग, गर्म करना। किसी भट्ठी में जब प्लेन कार्बन स्टील के कार्यखंड को गर्म किया जाता है तो उसे हीटिंग कहा जाता है। कोई भट्ठी होती है और कोई जो मेटल होता है जब उसमें गर्म करते हैं तो उसी को हम हीटिंग कहते हैं। यानी किसी शब्दावली अर्थ में ये कह सकते हैं किसी जाब को गर्म किया जाता है उसी को हम हार्डनिंग या हीटिंग कहा जाता है। हीटिंग से संबंधित बिंदु निम्नलिखित है। क्रिटिकल पॉइंट इसके संबंधित निम्नलिखित है, जिसमें एक आता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। जब स्टील की उच्च टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो तापमान का एक ही गति से बढ़ाता है और फिर एक ही गति से बढ़ता है, फिर एक विशेष बिंदु पर पहुंचकर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। जब हम किसी जाब को अधिक क्रिटिकल तापमान पर जब गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जब उसका तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, अर्थात थोड़ी देर में के लिए एक जगह पर रुक जाता है, जिसे विशेष बिंदु पर तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यानी किसी टेम्परेचर पर अगर इसको टेम्परेचर तक अपर टेम्परेचर तक इसको हम हीट करते हैं और वहाँ पर ये बढ़ना बंद हो जाता है और एक स्थिर जगह रुक जाता है तो उसी को हम तापमान क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यह बिंदु दो प्रकार की होती है,
ये दो तरह के होता है, जैसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट और दूसरा अपर क्रिटिकल पॉइंट। तो ये लोअर क्रिटिकल पॉइंट और अपर क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? स्टील का तापमान रुकने के बाद जिस बिंदु पर तापमान दोबारा बढ़ना शुरू होता है उसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये स्टील है, जब किसी तापमान पर हम इसको गर्म करते हैं और रुकने के बाद जिस बिंदु पर टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है उसे ही हम लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इस तापमान पर स्टील की आंतरिक रचना में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जो बाद में ठोस घोल बनता है। जब ये परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो ये एक घोल बन कर के आता है, जिसे ऑस्टेनाइट कहते हैं। इसको ऑस्टेनाइट कहते हैं। प्राय सभी स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल पॉइंट 723 डिग्री सेल्सियस से होता है। ये तो ये लोअर क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए ये चित्र दिखलाया गया है, 0 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक ये नीचे से हीटिंग टेम्परेचर दिया जाता है। धीरे 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 ये बढ़ता यहाँ चला जाता है। उसके बाद से ये यहाँ से धीरे धीरे फिर ये कूलिंग लिखा है कर्व, ये उसके बाद ठंडा होने लगता है। यही टेम्परेचर होता है ये, और ये टाइम के हिसाब से चलता रहता है। नीचे से ऊपर तक टेम्परेचर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब रुक जाता है तब जाके धीरे धीरे ये ठंडा होता है। ये दूसरा होता है अपर क्रिटिकल पॉइंट। इस बिंदु पर कार्बन आयरन में पूरी तरह से घुल जाती है। उस तापमान के बिंदु को अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। जब हमारा ये कार्बन आयरन में पूरी तरह घुल जाती है और उसके बाद बिंदु को अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यह तापमान लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है और इस तापक्रम पर ऑस्टेनाइट की संरचना होती है, जिसे स्टील में कार्बन की मात्रा अनुसार क्रांतिक बिंदु पर तापक्रम पर निर्भर करता है। ये 800 डिग्री सेल्सियस पर ये लगभग जा कर के तापक्रम पर ऑस्टेनाइट की संरचना होती है और 800 डिग्री सेल्सियस पर ये इसका टेम्परेचर दिया जाता है। नंबर 3, क्रिटिकल रेंज क्या होता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। क्रिटिकल रेंज लोअर क्रिटिकल तापमान से लेकर अपर क्रिटिकल के मध्य के तापमान को क्रिटिकल रेंज कहते हैं। अपर क्रिटिकल तापमान जो टेम्परेचर होता है जब अपर क्रिटिकल के मध्य में जाता है उसी को हम क्रिटिकल रेंज कहते हैं। ये आप चित्र देखेंगे फिगर, ये देखिए यहाँ से दिखाया गया 0 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक। जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो ऊपर बढ़ता चला जाता है क्रम वाइज, हीटिंग इसकी बढ़ती चली जाती है, हीट होता चला जाता है और उसके बाद से फिर ये धीरे 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 कूलिंग ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर अपने फिर उस स्थिति में आ जाता है। ये ऊष्मा उपचार की विधियाँ, हीट ट्रीटमेंट की मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार निम्नलिखित विधियों से की जाती है। जो हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं वो निम्न विधियाँ होती हैं, जिसमें हार्डनिंग होता है, टेम्परिंग के द्वारा किया जाता है, एनलिंग के द्वारा किया जाता है, नॉर्मलाइजिंग के द्वारा किया जाता है, केस हार्डनिंग के द्वारा हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। कठोरीकरण, हार्डनिंग, यह एक ही ट्रीटमेंट की विधि है जिसमें धातु पर हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है। स्टील में हार्ड होने का गुण उसमें कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करती है। जो हार्डनेस होती है जिसमें हम ट्रीटमेंट विधि के द्वारा हम करते हैं तो हार्डनेस का गुण इसमें बढ़ जाता है और स्टील में हार्ड होने के गुण में कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करता है। ये कार्बन की कौन सी परसेंटेज होता है उसी पर ये निर्भर करता है कि कैसा हमारा मेटल हार्ड किया जाता है। इसके बाद आता है प्रोसेस, इसको किस विधि के द्वारा हम कैसे करते हैं। इस विधि में स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। यह तापमान कार्य की मोटाई के अनुसार पर्याप्त समय तक
रखा जाता है जिससे कार्य अंदर तक पूरी तरह से गर्म हो जाए, और इसके बाद गर्म स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाता है जिससे स्टील आसानी से हार्ड हो जाती है। इसमें क्या होता है हार्डनिंग में कि जब किसी मेटल को हम गर्म करते हैं और हाईएस्ट टेम्परेचर दिया जाता है, तो इसको जब स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जितना तेज़ी से गर्म होता है उतना ही तेज़ी से इसको ठंडा कर दिया जाता है, तो उस स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। हार्डनेस करते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि कार्य को निश्चित तापमान तक ही गर्म करना चाहिए। जब हम हार्डनेस करते हैं तो इसमें सावधानी ये होती है कि इसको निश्चित तापमान तक ही गर्म किया जाए ताकि इसकी हार्डनेस बनी रहे। कम तापमान पर गर्म करने से स्टील हार्ड नहीं होगी। ये ध्यान रखना चाहिए कि कम तापमान पर अगर इसको हार्ड करेंगे तो इसकी हार्डनिंग नहीं होगी, और अधिक तापमान पर गर्म करने पर स्टील का पार्ट खराब हो जाता है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि जितना हमारा डिग्री दिया होता है उससे अगर अधिक हम गर्म करते हैं तो उसकी हार्डनिंग भी खराब हो जाती है। हार्डनिंग कलर, ये जब हम हार्ड करते हैं तो ये कलर बदलते चले जाते हैं। जैसे ये दिया है 600 डिग्री से लेकर के और 1200 डिग्री, जो 600 डिग्री पे आप गर्म करेंगे तो ब्राउन कलर आएगा, 650 पे करेंगे तो ये रेड कलर आएगा, 700 पे आप करेंगे तो डार्क होगा, और 760 पे करेंगे तो ये चेरी होगा, और 810 पे करेंगे लाइट होगा, और 870 पे करेंगे तो लाइट रेड होगा, 930 पे करेंगे तो ऑरेंज होगा, 980 पे करेंगे तो लाइट ऑरेंज होगा, और 1050 पे अगर इसको हीट करते हैं तो येलो इसका रंग आएगा, और 1100 पे करेंगे तो लाइट येलो आएगा, 1200 टेम्परेचर पे करेंगे तो वाइट आएगा। ये सब टेम्परेचर है, इसके कलर है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे हमारा कलर बदलता चला जाता है। तो ये है हार्डनिंग। इसके अतिरिक्त कार्य को जितनी जल्दी ठंडा करेंगे वह उतना अधिक हार्ड होता है। यानी जब हम मेटल को जितने तेज़ हार्ड करते हैं उतना ही जल्दी हम ठंडा करते हैं, तब जाके हमारा मेटल हार्ड होता है। कार्य को ठंडा करने के लिए पानी, ब्राइन, तेल या तेज़ हवा का प्रयोग किया जाता है। जब किसी मेटल को हम गर्म करते हैं, हार्ड करते हैं, तब जा कर के वो उसको हार्ड करने का तरीका होता है कि लाल गर्म करने के बाद उसको पानी में या ऑयल में या तेल में या हवा में तुरंत डालते हैं, तब जा कर के वो हार्ड होता है। पानी और ब्राइन प्रायः प्लेन कार्बन स्टील के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पानी और ब्राइन जो होता है वो कार्बन स्टील के लिए प्रयोग हम करते हैं। प्रति गैलन पानी में लगभग 8% रॉक साल्ट मिलाकर जो घोल बनाया जाता है वह ब्राइन कहलाता है। 8% रॉक और साल्ट मिलाकर जब हम घोल बनाते हैं उसी को हम ब्राइन कहते हैं। ब्राइन के प्रयोग से यह लाभ होता है कि हार्डनिंग करते समय बुलबुले नहीं बनते और हार्डनिंग अच्छी होती है। इससे ये लाभ होता है कि इसमें जब हम हार्ड करते हैं तो ये बुलबुले नहीं होते हैं और हार्डनिंग अच्छी होती है। तेल का प्रयोग प्रायः एलॉय स्टील के लिए किया जाता है और इसके लिए कई प्रकार के तेल प्रयोग में लाए जाते हैं। एलॉय स्टील के लिए हम तेल का प्रयोग करते हैं जब हार्डनिंग करते हैं तब। और अच्छा तेल वह होता है जिसमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट अधिक होता है। अच्छा तेल वही होता है जिसमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट अच्छी होती है, उसी से हमको हार्डनिंग करनी चाहिए। हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन स्टील के लिए तेज़ हवा का प्रयोग किया जाता है। जब हम हाई स्पीड स्टील और टंगन स्टील को हम हार्डनेस करते हैं तो इसमें तेज़ हवा का प्रयोग किया जाता है जिससे इसकी हार्डनेस बनी रहे। हाई स्पीड स्टील को हार्डनिंग करने के लिए प्री हीटिंग की आवश्यकता होती है इसका पर्पज़ हम जान लें। स्टील के पार्ट्स की घिसावट को रोकने के लिए इसका पर्पज़ ये होता है कि स्टील का जो भी पार्ट्स होता है अगर हार्ड और कर दिया जाता है तो उसकी जो घिसावट होती है वो बहुत कम हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती है। स्टील के अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाने के लिए
स्टील के अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाने के, स्टील जो भी हमारा मेटल होता है उसको काटने के लिए हम हार्डनेस बना देते हैं, तो हमारा आसानी से ऑपरेशन और मेटल काटा जा सकता है। नंबर 3 होता है स्टील में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। स्टील में हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये सहायता करता है। ये हार्डनिंग कलर आप देखेंगे कि जब कटिंग टूल्स हम हार्ड करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ दर्शाया गया है कि 600 डिग्री पर जब हम करेंगे तो ब्राउन रेड आएगा, 650 पे करेंगे तो ब्लू रेड आएगा, 700 डार्क चेरी हो जाएगा, और इसके बाद से 760 पे चेरी हो जाता है, और 810 पे लाइट चेरी हो जाता है, और जब 870 पे किसी कटिंग टूल को हम टेम्परेचर देंगे, हार्ड करेंगे तो लाइट रेड आ जाता है, और 930 पे करेंगे तो ऑरेंज हो जाता है, 980 पे करेंगे तो लाइट ऑरेंज आ जाता है, और 1050 पे करेंगे तो येलो होगा, 1100 पे करेंगे तो लाइट येलो होगा, 1200 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो वाइट होता है। ये कटिंग टूल्स को हार्ड बनाने के लिए ये टेम्परेचर दिया हुआ है। कौन से कटिंग टूल पर जब हम टेम्परेचर करते हैं तो ये कलर से पता चलता है कि हम किस टेम्परेचर पे, किस डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म कर रहे हैं। इसके बाद आता है टेम्परिंग। जब स्टील के पार्ट्स या कटिंग टूल्स को हार्ड किया जाता है तो उनमें भंगुरता अधिक हो जाती है, जिससे उनके टूटने का भय रहता है, और इस कमी को दूर करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। टेम्परिंग इसलिए की जाती है कि कोई भी हमारा कटिंग टूल्स हो, अगर हम हार्ड नहीं किए होते हैं, टेम्परिंग नहीं किए होते हैं, तो उसमें भंगुरता की अधिक हो जाती है और उसे टूटने का भय बना रहता है। इसलिए उसको दूर करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं, जिसमें भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। भंगुरता जब कम कर दिया जाता है तो इसकी टफनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। प्रायः टेम्परिंग निम्नलिखित विधियों से की जाती है। टेम्परिंग करने के लिए निम्नलिखित विधि है, जिसमें नंबर 1 है सिंगल हीटिंग विधि। सिंगल हीटिंग विधि क्या होती है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इस विधि में कार्य को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म किया जाता है सिंगल हीटिंग विधि में, और गर्म करने के बाद कार्य को तुरंत पानी में कुछ निश्चित ऊंचाई तक ठंडा किया जाता है। जैसे चीजल आदि कटिंग टूल्स को लगभग 12 से 13 मिलीमीटर लंबाई तक ठंडा किया जाता है। इसके बाद कार्य को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। यह है 12 से 13 मिलीमीटर। जब हम चीजल और किसी कटिंग टूल को जब हम गर्म करते हैं तो ये 12 से 13 मिलीमीटर की लंबाई तक ठंडा किया जाता है। यानी जो हमारा कटिंग टूल का पॉइंट लंबाई होती है वो 12 से 13 मिलीमीटर तक का ही हम ठंडा करते हैं। इसके बाद कार्य को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है ठंडा करके, और कार्य को हम जाब को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें पीछे की गर्मी हार्ड किए हुए स्थान की ओर बढ़ती है और उस पर कई रंग बदलती है। जब इसको निकालते हैं तो जो पीछे की गर्मी होती है उस पर वो हार्ड बढ़ती चली जाती है, सो उस पर रंग बदलना शुरू हो जाता है। जब निश्चित रंग आ जाए तो कार्य के टूल को पूरी तरह से ठंडा कर दिया जाता है। जब हमारा निश्चित रंग आ जाता है तब कार्य के टूल को हम ठंडा कर लेते हैं। इस प्रकार हार्डनिंग और टेम्परिंग कार्य को एक बार गर्म करने से, हार्डनिंग और टेम्परिंग कार्य को एक बार गर्म करने से की जाती है। जब इसको एक बार गर्म कर दिया जाता है तब जाकर के इसके सिंगल विधि ये होती है। नंबर 2 डबल हीटिंग विधि। इस विधि भी कार्य को 2 बार गर्म करते हैं। सिंगल में 1 बार गर्म किया जाता है और डबल में 2 बार गर्म किया जाता है। पहले हार्डनिंग विधि द्वारा कार्य को हार्ड कर लिया जाता है, फिर हार्ड किए हुए पार्ट को दूसरी बार लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर गर्म करके ठंडा किया जाता है। जब इसको हार्ड करते हैं तो दूसरी बार लोअर क्रिटिकल पर इसको हम टेम्परेचर देते हैं। कार्बन और स्टील को टेम्परिंग करने के लिए औसत तापमान 280 डिग्री सेल्सियस और हाई स्पीड स्टील का एलॉय स्टील के लिए, हाई स्पीड स्टील एलॉय के लिए और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। यानी जब हम टूल स्टील को टेम्परिंग करते हैं तो 280 डिग्री सेल्सियस और हाई स्पीड स्टील और एवं एलॉय स्टील के लिए जब हम टेम्परेचर देते हैं तो 560 डिग्री तक रखा जाता है। इसके अतिरिक्त कार्य का रंग देखकर भी टेम्परिंग की जाती है। इसके अलावा अगर हम कार्य का रंग देख लेते हैं
तब जा कर के हम इसको टेम्परिंग की जाती है। पर्पज, उद्देश्य, हार्ड किए हुए पार्ट्स से आवश्यकतानुसार हार्डनेस और भंगुर कम करने के लिए। ये नंबर 1 है। पर्पज क्या होता है कि हार्ड किए हुए पार्ट से आवश्यकतानुसार हार्डनेस और भंगुरता कम करने के लिए होती है, यानी जो हमको आवश्यकता होती है पार्ट्स के अनुसार उतने हम हार्डनेस और भंगुरता कम कर सकते हैं। नंबर 2, कार्य को बार बार गर्म करने से उत्पन्न आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। कार्य को जब बार बार हम गर्म करते हैं तो इसमें जो आंतरिक तनाव होता है वो दूर हो जाता है। स्टील में सही आंतरिक रचना लाने के लिए जिसमें उसमें टफनेस और झटके सहन करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। स्टील में जो हमारा होता है उसमें जब किसी जाब को जब हम टर्निंग फेसिंग करते हैं या किसी ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो होता है उसकी झटका सहने के लिए उसकी शक्ति के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। जो झटका होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये कलर हैं, इसके हिसाब से 200 डिग्री सेल्सियस पर लाइट, 220 पे स्टार, 230 पे येलो, ब्लैक, ब्राउन, 250 पे, 260 पर रेड, 270 पे पर्पल, 280 पे वायलेट, वार्क। ये आप 320 बजाय ग्रे ब्लू हो जाता है। ये जब ग्रे ब्लू हो जाता है, इसके बाद से मैंने आपको जो भी परिचय बताया हार्डनिंग के बारे में, धातु की संरचना बताया, स्टील की संरचना बताया कि घटा गर्म करना, कठोरीकरण, ये सब मैंने आपको जानकारियाँ दी। स्टील की संरचना में फेराइट बताया, सीमेंटाइट बताया, ऑस्टेनाइट बताया और स्टील के बारे में ये बताया जो आपको मैं इसके बारे में बताया और एनेलिंग के बारे में बताया आपको। तो ये सब है स्टील के संरचना में पेराइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेलाइट और पियरलाइट। आज हम आप लोगों को हीट ट्रीटमेंट के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि भविष्य में ये आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नमस्कार।